आपको ट्रिगर्स भी ऐसे बता दें कि जिन ट्रिगर्स पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला ट्रिगर अगर आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले हैं जो कि 2 तारीख और 1 तारीख दोनों को आपको आते हुए दिखेंगे। 1 तारीख को आपको जो नंबर्स आएंगे वो ज़्यादातर 4 व्हीलर कंपनीज़ के आएंगे और 2 तारीख को आपको 2 व्हीलर सेगमेंट के नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। टैक्स प्लान की घोषणा हो सकती है। जीडीपी के आंकड़े कल आ जाएंगे जो कि करीब 7% से नीचे रहने की उम्मीद है। तो ये सभी के सभी जो आंकड़े हैं ये अपने आप में अहम है। आप ग्राफिक्स के जरिए देख पाएंगे कि कौन सी तारीख को कब कब आपको कौन से आंकड़े मिलेंगे। जैसे 1 फरवरी को 4 व्हीलर सेगमेंट के जो है नंबर्स होंगे। कंपनियों की मिलीजुली बिक्री का अनुमान इस समय बताया जा रहा है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो मारुति के आंकड़ों पे ध्यान रखना होगा क्योंकि इसने अपनी एक गाड़ी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बंद कर दी हुआ है रिट्स। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जीडीपी के नंबर्स 6% के आसपास 7% से नीचे रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बीच गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के मान। उनसे पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अंचल से भी जुड़ेंगे। ये समझेंगे कि ओएनजीसी के साथ जो एक मेगा मर्जर एचपीसीएल का हो रहा है इसकी पूरी बारीकियां क्या है। ओएनजीसी और एचपीसीएल दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं। फायदा नुकसान कैसे पहुंचेगा, पहले गौरांग शाह से समझते हैं। गौरांग, शुक्रिया समय देने के लिए। ये पोस्ट एक्सपायरी जिस तरह के अब संकेत सामने उभर के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार थोड़ा सा अपनी प्रॉफिट बुकिंग मोड में आना चाहता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेंटिमेंट पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन हाँ ये चीज़ तय है कि बाजार इस जगह पर आके खड़ा है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमने आपके ही चैनल पर आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए कवायद की थी कि एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के बाद पहले हफ्ते मार्च में मुनाफा बांधना चाहिए अगर आपका नज़रिया मध्यम या छोटी अवधि का है। और मैं ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल लाजमी है कि बाज़ार में इस मोड़ पर, इस दर पर जो घटनाक्रम है, स्थानीय मार्केट में 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे और उससे मेरे ख्याल से उठापटक वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। और ये मेरे ख्याल से 8 मार्च से अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये शुरू हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ इस हफ्ते में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वसूली करे, कैश कंपोनेंट को बढ़ा दें और नतीजे जैसे जैसे एग्ज़िट पोल के भी व्यूज़ आते जाएंगे और नतीजे हमारे सामने होंगे, उसके बाद ही किसी तरह की निर्णायक रणनीति बना करके चलें। जय ठक्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट से उनसे कमेंट ले लेते हैं इंडेक्स पर। जय, गुड मॉर्निंग। आज निफ्टी पर ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा आपका? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल, ओवरऑल मेरा ये मानना है कि जो हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस हाइज निकालने में निफ्टी कामयाब रही थी, 8968 के लेवल्स के आसपास हमने देखा था कि निफ्टी उसके ऊपर गई थी भी। सो आई थिंक ऑन द लोअर साइड 8880 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते निफ्टी विल अप्रोच टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 9000 एक बहुत ही अहम लेवल है दीपाली, बिकॉज लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि 8900 और 9000 ये 2 लेवल्स पे काफ़ी अच्छी हमें राइटिंग देखने मिली थी। 89 के ऊपर तो क्लोज होने में कामयाब हुआ था इंडेक्स, बट देन 9000 एक रेजिस्टेंस प्रूव हुआ ज़रूर। सो आई थिंक अगर 9000 निकलता है तो स्ट्रेट अवे प्रीवियस हाइज 9119 ये लेवल्स देखने मिलेंगे। सो बुलिश ही रहूँगा। ट्रेंड तो एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है। हायर टॉप्स हायर बॉटम भी देखने मिले। टेक्निकली मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी बुलिश है। सो 8880 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बाई पोजीशन इनिशिएट करने को कहूँगा। फ्रेश सीरीज में ऑलरेडी किसी की बाई पोजीशन हो तो होल्ड करे, वही स्टॉप लॉस के साथ 9000 एंड 9100 के टारगेट्स रहेंगे। तो लेवल्स भी आपको जैसे मिल चुके हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना है मार्केट के अंदर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो कि ऑयल मार्केटिंग की सबसे पहले हमने आपको दी थी कि ओएनजीसी का मर्जर हो सकता है एचपीसीएल या बीपीसीएल में से किसी एक के साथ। अब खबर यह आई है कि एचपीसीएल के साथ वो हाथ मिला रहा है और ये मर्जर की कुछ बारीकियां हैं वो समझ लीजिए अंचल से। अंचल, बताएं सरकार की क्या योजना है, ओएनजीसी और एचपीसीएल दोनों पर क्या फ़र्क दिखेगा? शुक्रिया टिम्पी। डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट मर्जर्स में से एक है और ऑयल जो जितना भी ऑयल स्पेस है उसमें तो एक बहुत बड़ा कदम होता हुआ दिखेगा। एचपीसीएल के अंदर जो सरकारी हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं अब ट्रांसफर होती हुई दिखेगी ओएनजीसी को। करीब 51.11% स्टेक है सरकार का एचपीसीएल के अंदर, वो ट्रांसफर हो सकता है ओएनजीसी को। और ये जब मर्जर पूरा हो जाएगा ओएनजीसी एचपीसीएल का तो उसके बाद एचपीसीएल की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी ओएनजीसी। ये मर्जर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिम्पी क्योंकि मर्जर के बाद ओएनजीसी का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो कंपनी के साथ जुड़ जाएगा। यानी अब कंपनी एक्सप्लोरेशन कारोबार में है, कंपनी रिफाइनिंग कारोबार में भी होगी और कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में भी होगी। क्योंकि जो योजना है ओएनजीसी का जो एक्सप्लोरेशन कारोबार है उसको मर्ज कर दिया जाएगा एचपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूशन और रिफाइनिंग कारोबार से। तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट ऑयल कंपनी बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ सभी लेवल्स पे कामकाज करेगी। और कहीं ना कहीं सबसे पहले हमने आपको बताया था और काफ़ी
क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कवायद चल रही थी, पेपर वर्क ऑलरेडी जारी है। हाँ, क्रिटिकल फैक्टर ये होगा गोइंग अहेड जो मर्जर होगा उसमें जी। रेशियोज किस तरह से, शेयर रेशियोज क्या आते हैं, लेकिन हाँ ये काफ़ी जल्द मर्जर होता हुआ दिख सकता है। जी, और इस पर इनफैक्ट जी बिजनेस ने जब आपको थर्सडे को सबसे पहले ये खबर बताई भी थी तो हमने 2 व्यू भी लिए थे, आर.एस. शर्मा और साथ ही साथ नरेंद्र थिनेजा के, जो कि मान रहे थे कि ये मर्जर एक अच्छा कदम नहीं होगा क्योंकि दोनों ही कंपनियों के जो डीएनए है वो काफी अलग अलग है और काफी दिक्कतें भी आएंगी अगर सरकार इस बारे में आगे बढ़ती भी है। गौरांग, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? एचपीसीएल में सरकार का जो 51% मेजॉरिटी हिस्सा है वो ओएनजीसी में ट्रांसफर करने की बात हो रही है। अब इन खबरों के बीच में एक इन्वेस्टर जरूर कंफ्यूज हुआ होगा जो कि ओएनजीसी या फिर एचपीसीएल में इन्वेस्टेड होगा, क्योंकि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसके मायने क्या होंगे, स्टॉक प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट आएगा, कंपनियां कैसे परफॉर्म करेंगे आगे जाते हुए। आपका क्या व्यू है इस मेगा मर्जर की खबर पर और इन्वेस्टर्स को क्या सलाह है ओएनजीसी और एचपीसीएल के? दीपाली, बारीकियाँ तो पता नहीं है, और जैसे अभी अंचल भी जिक्र कर रहे थे, अभी लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, उनके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्लोजर बिल्कुल देना चाहूँगा कि हमारी कवरेज ओएनजीसी पर भी है और एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पर भी है। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी डाउनस्ट्रीम कंपनीज़ और अपस्ट्रीम कंपनीज़ को मर्ज करते हैं तो सिनर्जीज़ आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन उभर करके आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्च होता है वो कम होगा। तीसरी बात, कंसोलिडेशन के बाद, सिनर्जीज एक होने के बाद बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि अगर, और ये बात वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में भी मेरे ख्याल से जिक्र किया था कि एक गवर्नमेंट स्टैंड अलोन ऑयल कंपनी बनाना चाहती है ये, और ये जो कदम उठाए हैं वो उसी दिशा में है। अब डील की प्रक्रिया, आंकड़े वगैरह, मर्जर रेशो या जो भी और भी दूसरी डिटेल्स है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि काफ़ी सक्षम कंपनी खड़ी हो सकती है थोड़े समय के बाद। हाँ, एडजस्टमेंट पीरियड बिल्कुल होता है जिसमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन उस एडजस्टमेंट पीरियड के बाद जब सिनर्जीज उभर करके आएगी तो मेरे ख्याल से काफ़ी सक्षम कंपनी हो सकती है।